नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने परशुराम की प्रतीक्षा के मूल कथ्य पर बात की थी और बात की थी कि राष्ट्र कवि दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से कौन सा संदेश हमें देना चाहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके 5 खंडों में निहित संदेश क्या है, उसका मूल कथ्य क्या है। और आज के सत्र में हम उन सभी बिंदुओं पर आधारित प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र, क्योंकि आप उस सत्र को जान चुके हैं, सुन चुके हैं, हृदयंगम कर चुके हैं, तो ये सत्र आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न, दिनकर की काव्यकृति परशुराम की प्रतीक्षा का काव्य रूप है। इस पर हम बहुत लंबी चर्चा पिछले सत्र में कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं लंबी कविता, महाकाव्य, काव्य नाटक या गद्य गीत। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि लंबी कविता की जगह यदि विकल्प में खंड काव्य आए लिखा हुआ या प्रबंध कविता आए तो भी आपको जिस विकल्प में खंडकाव्य हो उसी विकल्प को सही मानना है, क्योंकि ये न महाकाव्य है न काव्य नाटक है। भले ही प्रश्नोत्तर शैली है, लेकिन ये काव्य नाटक नहीं है, ये गद्य गीत नहीं है। ये या तो लंबी कविता है या खंडकाव्य है या प्रबंध कविता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कितने भागों में विभक्त है? 2, 4, 6 या 5? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पिछले सत्र में हम चर्चा कर चुके हैं प्रत्येक भाग की, प्रत्येक खंड की, पांचों के पांचों खंड का मूल कथ्य क्या है, उसका सार क्या है, उस पर चर्चा हम कर चुके हैं। तो आपको किसी भी स्थिति में यह नहीं भूलना है कि परशुराम की प्रतीक्षा जो एक लंबी कविता, प्रबंध कविता या खंड काव्य है, वो कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, परशुराम की कविता का रचना काल है? ए 10 फरवरी 1965, बी 7 जनवरी 1963, सी 15 अक्टूबर 1968 और डी 12 दिसंबर 1969। तो आपको याद होगा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7 जनवरी 1963 को ये जो कविता संग्रह है, इसकी कविताएं पूर्ण हुई। आपको ये ध्यान में रखना है, यानी रचना काल है 7 जनवरी 1963 और आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कविता संग्रह में कवि दिनकर की कितनी कविताएं संकलित हैं? 18, 20, 16 या 11? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुल 18 कविताएं संकलित है इसमें, जिसमें से 3 कविताएं मैंने आपको बताया था सामधेनी से ली गई हैं और उन्हीं में से एक कविता है, 18 कविताओं में से एक कविता है परशुराम की प्रतीक्षा। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कविता संग्रह में कवि दिनकर की किस काल की रचित कविताएं संकलित हैं? ए 1940 से 1960 के मध्य रचित, बी 1928 से 1940 के मध्य रचित, सी 1945 से 1963 के मध्य रचित और डी 1918 से 1930 के मध्य रचित। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परशुराम की प्रतीक्षा जो कविता संग्रह है कवि का, उसमें उनकी 1945 से 1963 के मध्य रची गई कविताएं संकलित हैं। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परशुराम की प्रतीक्षा कविता संग्रह की कौन सी कविता दिनकर के सामधेनी कविता संग्रह से नहीं ली गई है? जवानियां, बी हिम्मत की रोशनी, सी जवानी का झंडा, डी हे मेरे स्वदेश। तो हम पढ़ चुके पिछले सत्र में, जवानियां सामधेनी से है, हिम्मत की रोशनी जो साथी से नाम से भी प्रकाशित हुई ये भी सामधेनी से है और जवानी का झंडा भी सामधेनी से है, लेकिन हे मेरे स्वदेश कविता सामधेनी से नहीं है। तो उत्तर क्या हुआ? डी। तो यानी आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा में कुल कितनी पंक्तियां हैं? यानी परशुराम की प्रतीक्षा कविता आना चाहिए था बेटा, यहां पे कविता में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 364, 512, 440 या 546? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस कविता में, यानी परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह की बात नहीं हो रही है, कविता की बात हो रही है जो एक लंबी कविता है, उसमें कुल मिलाकर छोटी बड़ी 546 पंक्तियां हैं। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कृति किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? ए 1947 में मिली स्वतंत्रता पर, बी 1962 के भारत चीन युद्ध पर, सी 1965 के भारत पाक युद्ध पर या डी 1971 के भारत पाक युद्ध पर? तो दोस्तों
बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है ये कविता, जो कि नेफा के युद्ध में भारत की पराजय की, मूल रूप से पराजय की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। आंसर हुआ बी। परशुराम की प्रतीक्षा कृति का मूल उद्देश्य है परशुराम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, बी परशुराम के पौराणिक, मात्रा रह गई है, पौराणिक प्रसंग से भारतवासियों को अवगत करना, सी नौजवानों को देश की रक्षा के लिए प्रेरित करना, डी ज्ञान वर्धन एवं सांस्कृतिक विकास करना। ज्ञान वर्धन व आएगा यहां पे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नौजवानों को देश की रक्षा के लिए प्रेरित करना इस कृति के लेखन का मूल उद्देश्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, यानी कवि क्या चाहते हैं, परशुराम की तरह चैतन्य बनाना चाहते हैं भारत के जन जन को, और उसे प्रेरित करना चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए भी तत्पर रहे, और वही इस कृति का मूल उद्देश्य है। तो आंसर हुआ इसका सी। परशुराम की प्रतीक्षा कृति में किस प्रसंग के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की गई है? मेनका विश्वामित्र प्रसंग से, बी लक्ष्मण परशुराम संवाद से, सी श्री राम के धनुष यज्ञ से, या डी परशुराम के मातृ हत्या के पाप से मुक्ति के प्रसंग से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि परशुराम को ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था, और उस पाप से मुक्ति के लिए, हालांकि उन्होंने पुनर्जीवन का वरदान भी, माता के पुनर्जीवन का वरदान भी मांग लिया था, लेकिन फिर भी वे उस पाप के बोझ को उठा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कैलाश में ब्रह्म सरोवर में स्नान कर ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उस अपने अपराध को भूल जाएं और इस प्रायश्चित की आग जो उनके हृदय में जलती रहती है उससे उन्हें मुक्ति मिले। तो उसी तरह से कवि संकेत करते हैं कि नेफा में जैसे हम पराजित हुए हैं, नेफा के युद्ध में ही हम जब तक अपनी जीत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम उस पाप के बोझ से मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें भी परशुराम की तरह पाप से मुक्ति का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो आंसर हुआ डी। परशुराम की प्रतीक्षा कृति का मूल कथ्य संबंधित है ए नेफा के युद्ध में भारत की पराजय से, बी देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन से, सी 1945 की हिरोशिमा नागासाकी की घटनाओं से, या डी भारत में हुए नौसेना विद्रोह से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेफा के युद्ध में भारत की पराजय की जो घटना है इसका मूल कथ्य उसी घटना से संबंधित है। तो आंसर हुआ ए। परशुराम की प्रतीक्षा कृति में परशुराम किसका प्रतीक है? क्रोध का, भारत की जागृत जनता का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का, या अहिंसा का? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की जागृत जनता का प्रतीक है यहां पर परशुराम। तो आंसर हुआ बी। अब दोस्तों यहां एक और बात ध्यान रखनी है, यदि भारत की जागृत जनता विकल्प हो ही नहीं और उसकी जगह हो चैतन्य, भारत की चैतन्य जनता या जागृत चेतना, तो आपको वही विकल्प चुनना है, क्योंकि कुल मिलाकर जागृत चेतना से संबंध है इस कृति का। तो ये आपको मूल बात जो है वो ध्यान में रखनी है। तो आंसर हुआ बी। आगे चलें। परशुराम की प्रतीक्षा कृति किस शैली में लिखी गई है? गीति शैली, चंपू शैली, रूपक शैली, या प्रश्नोत्तर शैली? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान है कि कृति का प्रारंभ ही कवि प्रश्न करते हैं नेफा के सेना बॉर्डर पर जो तैनात है सैनिक उससे, और प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से वो बात करते हैं। तो प्रश्नोत्तर शैली का यहां पर प्रयोग हुआ है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कविता की प्रथम पंक्ति कौन सी है? गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो? प्रश्नोत्तर शैली का उदाहरण आ गया। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो, कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य क्या है। इनमें से कौन सी पहली पंक्ति है? इसकी चर्चा भी हमने पिछले सत्र में की थी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि प्रश्न करते हैं नेफा के सीमा पर तैनात सैनिक से कि गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, और यहीं से कृति शुरुआत होती है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कविता में कवि किससे प्रश्न करते हैं? भारत की जनता से, भारत के शासन से, सीमा पर डटे सैनिक से, या विश्व से? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीमा, कौन सी सीमा? नेफा की सीमा।
नेफा की सीमा पर डटे सैनिक से कवि प्रश्न करते हैं और उसी के माध्यम से अपने मूल कथ्य को प्रस्तुत करते हैं। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं पंक्ति किसने कही? परशुराम ने, सैनिक ने, स्वयं कवि ने या एक जन प्रतिनिधि ने? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब कवि प्रश्न करते हैं तो सैनिक ये बात कहता है गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, यानी गीता में जो युद्ध का संदेश देती है, धर्म पालन का संदेश देती है, वहां भी जो अहिंसा ढूंढते हैं उनकी बात, यानी अहिंसा के सिद्धांत से जो चिपके हुए कायर लोग हैं उनकी बात, उनकी ओर यहां इस पंक्ति में संकेत किया गया है। तो ये कथन है सैनिक का, तो आंसर है बी। अगला प्रश्न, सैनिक किसका पाप ढो रहा था? पूर्वजों का, स्वयं के कर्मों का, स्वार्थवश निस्सार आदर्शों को पूजने वालों का या कायरता का? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वार्थवश निस्सार, जो सारहीन, जो निस्सार आदर्शों का मतलब क्या है? निस्सार आदर्शों का मतलब है जो आदर्श मूल्यवान तो हैं, अनुकरण करने योग्य तो हैं, लेकिन आज उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है क्योंकि उनमें बदलाव की जरूरत है, इसलिए कवि ने आदर्शों को निस्सार कहा है। और स्वार्थवश, अपनी स्वार्थ सिद्धि में वो निस्सारहीन जो आदर्श हैं वो उपयोगी हैं सत्ता के, इसलिए वो निस्सार आदर्शों को पूजने की बात करते हैं। तो उसके कारण भारत पराजित होता है नेफा के बॉर्डर पर, नेफा के भारत चीन युद्ध में, और परिणाम होता है कि इन स्वार्थवश निस्सार आदर्शों को पूजने वालों का पाप ढो रहा है वो सैनिक। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा के मूल कथ्य के विषय में असंगत कथन कौन सा है? ए उच्चतर, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें से एक असत्य है लेकिन बाकी तीन आपको ध्यान में रख लेने हैं, अब अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है। परशुराम की प्रतीक्षा के मूल कथ्य के विषय में असंगत कथन कौन सा है? ए है उच्चतर मानवता का लक्ष्य भीषण संघर्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये चर्चा हम कर चुके हैं पिछले सत्र में, बिल्कुल सही है। अहिंसा, दया, करुणा प्रशंसनीय है किंतु आवश्यकता अनुसार हिंसा, क्रोध और पराक्रम का उपयोग भी उचित है, ये बात भी कवि दिनकर ने कही है परशुराम की प्रतीक्षा में। अगला है राष्ट्र की उन्नति कल्पना और आदर्श को साथ लेकर चलने से ही संभव है, ये बात अपनी जगह सही है लेकिन इस कृति के संबंध में ये बात असंगत है, क्योंकि कवि कहते हैं कि राष्ट्र की उन्नति करनी है तो कल्पना और आदर्श के साथ परिस्थितियों का मूल्यांकन यानी व्यवहारिकता का तालमेल भी बिठाना होगा, और इस कथन में व्यवहारिकता की यानी परिस्थितियों की मांग क्या है उसकी ओर संकेत नहीं किया गया है, यही असंगत कथन है, यही असत्य कथन है। अब अगला है राम का नाम जपने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, अपितु राम बनकर आतताइयों को नष्ट भी करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है, यानी आंसर हुआ सी। आपको क्या करना है? आपको ए, बी और डी इन तीनों बिंदुओं को हृदयंगम कर लेना है, क्योंकि परशुराम की प्रतीक्षा कृति की मूल संवेदना इन तीनों बिंदुओं में समाहित है। आगे चले। जनता के द्वारा घायल सैनिकों को मिठाई और पुष्पहार भेंट किए जाने पर सैनिक ने जनता से क्या मांगा? जल, बंदूकें और गोलियां, श्रीमद् भगवद गीता या परिवारजनों के दर्शन? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सैनिक कहता है कि क्यों लेकर आए हो ये फूल और मिठाइयां, देनी है तो बंदूकें और गोलियां दो हमें। तो वो बंदूकें और गोलियां जिससे कि वो अपनी अपमानजनक हार का बदला ले सके। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, सिपाही ने नेफा की पराजय का क्या कारण बताया? महत्वाकांक्षी शासन तंत्र की स्वार्थपूर्ण नीतियां, बी कुटिल प्रशासक, सी शासकों की कथनी और करनी में अंतर, डी उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों बिंदुओं की चर्चा कवि दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा में की है, यानी महत्वाकांक्षी शासन तंत्र की जो स्वार्थपूर्ण नीतियां हैं जिसमें उन्होंने उन नीतियों का निर्धारण करते समय अपने निजी स्वार्थों, निजी हितों पर ध्यान रखा, राष्ट्र हित को उपेक्षित किया, वो स्वार्थपूर्ण नीतियां। कुटिल प्रशासक यानी जिन्होंने बिना शस्त्रों के सैनिकों को युद्ध में झोंकने में भी परहेज नहीं किया, संकोच नहीं किया, इससे बड़ा कुटिलता का प्रमाण और क्या हो सकता है, वो प्रशासक। शासकों की कथनी, कहते कुछ है और करते कुछ है, वो अंतर जिसके कारण ये पीड़ा भारत को सहनी पड़ी। तीनों कारण सही हैं तो उपर्युक्त सभी उत्तर होगा, यानी आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा में कवि ने किस प्रकार का जीवन जीने का संदेश दिया है? वैराग्य का, शांति और विनय का, शौर्य और पराक्रम का,
प्रेम और स्नेह का। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि तो कहते हैं कि यदि यज्ञ की वेदी पर भी बैठे हो तो हाथ साथ में बंदूक होनी चाहिए। यानी कवि बात करते हैं कि शौर्य और पराक्रम से ही जीवन को सफलतापूर्वक जिया जा सकता है। तो यही उनका संदेश है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा में निहित संदेश है भारत के कण कण में शौर्य और पराक्रम की आग जलाने का, अहिंसा का प्रचार करने का, पंचशील के सिद्धांत का अनुकरण करने का, गौरवशाली अतीत को स्मरण करने का। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि इन सब चीजों में विश्वास करते हैं कि अहिंसा को मानना चाहिए, पंचशील के सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए, गौरवशाली अतीत का स्मरण भी वो खुद भी करते हैं इसमें। लेकिन सबसे प्रमुख संदेश उनका क्या है कि भारत के कण कण में शौर्य और पराक्रम की आग जलनी चाहिए ताकि ऐसी अपमानजनक हार का हमारे राष्ट्र को फिर कभी भविष्य में सामना न करना पड़े। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कविता की अंतिम पंक्ति है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है, भारत अपने घर में ही हार गया है, सत श्री अकाल बोलो रे, शोणित के संतों का कलंक धोते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले सत्र में हमने बात की थी कि जब परशुराम की प्रतीक्षा कविता समाप्त होती है तो उसकी अंतिम पंक्ति क्या है, सत श्री अकाल बोलो रे। यानी इसमें निहित संदेश है गुरु गोविंद सिंह का कि जिस तरह से उन्होंने धर्म के साथ संघर्ष का मार्ग अपनाया था ताकि वो अपने देश की, अपने निवासियों की रक्षा कर सके, अत्याचार और शोषण का मुकाबला कर सके मुगल शासक के विरुद्ध, उसी तरह से अब हमें भी सत श्री अकाल बोलने की आवश्यकता है। यानी धर्म के साथ हाथ में हथियार उठाने की आवश्यकता है। ये अंतिम पंक्ति है और यही मूल संदेश है। आंसर हुआ सी। कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर। राह में थमकर कौन सोच रहा है? समय सोच रहा है ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर, और सहम कर कौन ठहर गया है? इतिहास। अब इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक, उदाहरण, मानवीकरण या उल्लेख। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दो मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है यहां पर। एक तो कुछ सोच रहा है, सोचना किसका गुण है? मनुष्य का गुण है। समय तो सोचता नहीं, समय के अनुसार समय में ढलकर मनुष्य सोचता है। तो मानवीय क्रिया का आरोप हो गया समय पर। राह में रुकता कौन है? मनुष्य। तो थमना जो क्रिया है उसका आरोप हो गया समय पर, यानी मानवीकरण। है ठहर गया सहसा इतिहास सहम करे। सहम कर कौन ठहरता है? मनुष्य। लेकिन यहां कौन ठहर रहा है? इतिहास ठहर रहा है। यानी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। आंसर हुआ सी। चिंतकों चिंतना की तलवार गढ़ो रे। पंक्ति में निहित भाव है उद्बोधन का, उपदेश का, विनय का, आदेश का। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उद्बोधन का मतलब होता है जगाना। और इस पंक्ति में कवि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है बुद्धिजीवियों, चिंतकों, कि अब एक ऐसा साहित्य रचो, ऐसे लेख लिखो जो तलवार की धार की तरह तीखे हों और हमारे देशवासियों की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर रख दें, उसे जगा दें। तो उद्बोधन करने की का संदेश इसमें निहित है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, स्वातंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, विचार व्यक्त कर हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा में, कुरुक्षेत्र में, रश्मिरथी में, हुंकार में। जाहिर सी बात है ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परशुराम की प्रतीक्षा में ही राष्ट्रकवि दिनकर ने यह विचार व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और उसको कायम रखने के लिए हर जाति के यानी हर देशवासी की लगन होनी चाहिए और व्यक्ति को धुन होनी चाहिए स्वतंत्र रहने की। जरा सी भी स्वतंत्रता पर आंच आए तुरंत उसे उठकर खड़े हो जाना चाहिए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ये विचार यहां परशुराम की प्रतीक्षा कृति में कवि ने अभिव्यक्त किए हैं। तो आंसर हुआ ए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने चर्चा की परशुराम की प्रतीक्षा, जो राष्ट्रकवि दिनकर की एक अनमोल अद्भुत कृति है, ओज, शौर्य और पराक्रम से
भरी हुई, उसके पर आधारित प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करती हूं कि ये प्रश्न न केवल आपके परशुराम की प्रतीक्षा पर पकड़ मजबूत करेंगे, बल्कि उसके कथ्य को समझने में भी सहायक होंगे और परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी होंगे ही। तो आपका पथ प्रशस्त हो, आप अध्ययनशील रहें, आप लक्ष्यबद्ध रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।